हेलो बच्चों। तो आई होप बच्चों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है कि जिसके अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, यानी कि केमिकल का टूटना होता था, है ना। केमिकल टूट जाता था कैटायन और एनायन में। कैटायन तुम्हारा कैथोड पे चला जाता था, जो नेगेटिव होती थी वहाँ जाके जम जाता था, और एनायन नेगेटिव वाला तुम्हारी पॉजिटिव वाली एनोड पे जाके जम जाता था, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते थे केमिकल टूट जाता था, ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने बात करा था कि इलेक्ट्रोलिसिस की क्वांटिटेटिवली वे में बात कर ली थी कि जो भी तुम्हारा कैथोड तोड़ पे आयन जाके चिपक रहे थे वो कितने अमाउंट में थे। हमने इसके अंदर फेराडे के दो लॉ पढ़े थे। एक लॉ पढ़ा था कि तुम्हारा कि डब्ल्यू, एक लॉ में फॉर्मूला पढ़ा था W = ZIT। डब्ल्यू क्या था कि तुम्हारा कितना जमा होगा इस पर कैथोड एनोड पे तुम्हारा कोई भी सब्सटेंस की अमाउंट थी। जेड था तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसका फॉर्मूला था इक्विवेलेंट मास अपॉन में 96500। आई था करंट और टी था टाइम इन सेकंड। ये सब हमने पढ़ा था, है ना बच्चों। फिर हमने बात करी थी फेराडे की सेकंड लॉ की। अगर मान लो दो तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपस में जोड़ दिया हो तो उसका मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि कितना मास जमा होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तुम्हारा इक्विवेलेंट मास के, है ना, कि इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होगा। W = E हमने देखा था ना कि अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ये हमने सेकेंड लॉ फेराडे में पढ़ा था। ये सब बातें बच्चों हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों हाँ, अभी ना हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर लेंगे, लाइक लाइव क्लासेस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पे या देख लेंगे, जैसा जो भी सीन रहेगा। बट अभी के लिए प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लो कि लाइक ये वाला चैप्टर इस हफ्ते के अंदर डेफिनेटली हो जाएगा। तो उसके बाद एक बार हम टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम जो भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम ऑनलाइन लेंगे, लाइक लाइव क्लास में जूम वगैरह जिस पे भी देखा जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए 4-5 दिन के लिए आप लोग प्लीज़ मैनेज करो। तो देखो आज हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म की। जैसे तुमने पढ़ा हुआ कि फ़िज़िक्स में तुम रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ते हो, है ना, रेजिस्टिव वगैरह पढ़ते हो, कि है ना, रेजिस्टिविटी वगैरह। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर भी तुम ऐसे ही कुछ टर्म पढ़ते हो, कंडक्टेंस वगैरह, कंडक्टिविटी वगैरह, वो सब तुम पढ़ते हो। मतलब वो सब हमारे सिलेबस में है, तो वो सब हम धीरे धीरे देखेंगे। अच्छा बच्चों देखो, कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने आप अपने में से करंट को पास होने दें। मान लो तुमने कोई लोहे की तार ली, इसके अंदर से करंट पास हो गया, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, तो ये कैसा हो गया, आयरन की तार एक कंडक्टर हो गया। तो हमारी बॉडी में से भी करंट पास हो जाता है, वो भी क्या एक कंडक्टर है। और भी दुनिया भर के एग्जांपल हैं कि लाइक पानी भी एक कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो जाता है ना। तो मतलब कंडक्टर क्या होते हैं कि जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास होने दे, है ना बच्चों। ठीक है। अब बच्चों देखो, एक तो बात होगी जैसे लोहे की तार में से या कॉपर की तार में से करंट पास हुआ, ये कंडक्टर हो गया। बच्चों तुमने देखा कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था उसके अंदर बैटरी कनेक्ट करी थी, है ना। उसके अंदर भी जैसे बैटरी कनेक्ट करी थी तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन था, जो हमने सॉल्यूशन बीच में लिया था, उसके अंदर भी तो करंट पास हो रहा था। कि तुमने देखा था कि जैसे तुमने करंट पास करा, कुछ आयन इधर जा रहे थे, कुछ इधर जा रहे थे, यानी कि कुछ ना कुछ करंट का फ्लो हो रहा था ना, तभी तो कुछ मूवमेंट हो रही थी। तो वो भी क्या थे, वो भी एक कंडक्टर का एग्जाम्पल है ना, कि मतलब वो एक अलग तरह के कंडक्टर थे जिनके अंदर में से करंट पास हो रहा था, है ना। अगर करंट पास ही ना होता तो केमिकल कैसे टूटता है ना, तो करंट की वजह से तो केमिकल टूट रहा था। तो देखो बच्चों, कंडक्टर ना दो तरह के होते हैं। एक तो वही वाले जो तुम पढ़ता है फिजिक्स में, मेटलिक कंडक्टर वगैरह, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात करी, यानी कि वो भी तो अपने में से करंट पास करने देते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कहानी देखने वाले हैं, कंपेयर करेंगे उसे फिजिक्स वाली कहानी से। फिजिक्स के अंदर तुम मेटलिक कंडक्टर पढ़ते हो, लोहे वोहे वाले। इसके अंदर तुमने कौन से पढ़े, इलेक्ट्रोलाइटिक वाले, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो कंडक्टेंस वगैरह हो रही थी, है ना, कि करंट पास हो रहा था, उस तरह की हम बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो कंडक्टर कौन से, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, मेटलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये तो फिजिक्स वाले हो गए, ये हमने जो केमिस्ट्री वाले जो हमने पढ़े, या अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं बच्चों, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास तो होने देते हैं पर कुछ भी अपने में चेंज नहीं करते, टूटते उठते नहीं है। जैसे लोहे की तार है, इसमें से करंट पास हुआ, कुछ टूटती उठती थोड़ी है, जैसी है वैसी ही रहती है ना। बट ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, वो केमिकल टूट जाता है ना, कोई कहीं पे जाके चिपक गया, कोई कहीं पे जाके चिपक गया ना, हमने देखा था। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं इसके अंदर तुम्हारा केमिकल टूट जाता है ना। ये कैसे होते हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। और ये कैसे, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद डिकम्पोजिशन, कि इसके अंदर केमिकल टूट जाता है, बट जबकि इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। इसका एग्जांपल हो गया आयरन, कॉपर वगैरह, है ना, जितने दुनिया भर के कंडक्टर हैं। या अपना ह्यूमन भी एग्जांपल लिख लो, हम में कोई चेंज थोड़ी होता कि जैसे ही हम में से करंट पास हुआ क्या ही चेंज होता है, वो बाल वाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि
बट ऐसा कुछ केमिकली चेंज नहीं होता है ना, अगर नॉर्मली करंट पास करें। ठीक है बच्चों, और इसका एग्जांपल क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का। कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लो है ना, कोई NaCl सॉल्यूशन ले लो, HCl ले लो, है ना, कि मतलब कोई भी पानी वानी तरह के है ना, वो भी तो किस तरह से मतलब लिक्विड वाले है ना, वो भी तो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। तो वो कैसे हो गए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। उसका एग्जांपल हो गया लाइक NaCl एक्वस, जो भी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमने बात करी थी। H2SO4 ले लो, HCl ले लो, है ना, ये सब कोई भी चल जाएगा जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बात करी। अच्छा बच्चों, इसके अंदर कंडक्टेंस क्यों होता है, यानी कि इसके अंदर करंट फ्लो क्यों होता है, कंडक्शन मतलब कि करंट वगैरह फ्लो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जैसे लोहे की तार है, कॉपर की तार है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तुम्हारा करंट पास हो जाएगा। और इसके अंदर किस वजह से होता है, आयंस की वजह से। जैसे आयंस मूव करते हैं उसकी वजह से बच्चों, आयंस मूव करते हैं ना इधर से उधर, तो इसके अंदर आयंस की वजह से तुम्हारा करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, या एक कंडक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि तुम्हारा कंडक्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ घट जाता है ना, टेम्परेचर के साथ इसका कंडक्टेंस घट जाता है। यानी कि जैसे मान लो एक कॉपर की तार है, तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसमें से करंट कम पास होगा, यानी कि कंडक्टेंस घट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगी। बट इसके अंदर जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा पास ईजिली हो पाएगी। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। अच्छा बच्चों देखो, तुम्हें मालूम है कि मेटल की फिज़िक्स में हालांकि तुमने पढ़ा होगा कि मेटल में से करंट पास क्यों हो जाता है। देखो मान लो कि कॉपर है, कॉपर की तार है, कॉपर की तार के अंदर एटम होंगे कॉपर के। अब इसके अंदर से करंट पास कैसे होगा, मालूम है कैसे। कॉपर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम है, कॉपर के एटम होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ना अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ये आयन बन जाएगा, है ना। एटम ने अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाला, आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने में से बाहर निकाला। अब इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम्हारा करंट पास होगा ना। जैसे मान लो बहुत सारे एटम हैं, इन्होंने क्या करा, एक एक ने अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और ये पॉजिटिव आयन में फॉर्म हो गया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इसकी वजह से तुम्हारा करंट पास हो जाएगा, है ना। अब देखो, लेकिन ये जो पॉजिटिव आयन है ना, ये जो पॉजिटिव आयन है ना, ये पॉजिटिव आयन की वजह से ही रेजिस्टेंस होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी ना, अट्रैक्शन होगी, तो इस वजह से मतलब ईजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते, इसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो पॉजिटिव कैटायन फॉर्म हुए ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कर्नल्स। फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा हालांकि ये सब टर्म, कर्नल्स बोलते हैं ना इनको, कि कर्नल्स की वजह से ही रेजिस्टेंस होता है। फिर से देखो, ये कॉपर के एटम है ना, कॉपर के एटम है, जैसे ही अब एक करंट कैसे पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। कॉपर के एटम है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका, पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास होगा। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, अब मान लो इधर बहुत सारे पॉजिटिव कैटायन है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, तो इसी की वजह से रेजिस्टेंस होगी, यानी कि करंट में रुकावट होगी। ठीक है, उन पॉजिटिव कैटायन को क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्नल। ठीक है, तो कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से कंडक्टेंस घटेगा, क्यों, जैसे मान लो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये जो कर्नल होंगे ना वाइब्रेट करने लगते हैं अपनी, जैसे हिलने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं अपनी जगह पे। जैसे ही बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं ना, जैसे ही बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को और जल्दी से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कंडक्टेंस घट जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टेंस घट जाता है, जैसे ही हम तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, है ना। कि जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये हिलने लगेंगे अपनी जगह पे, इलेक्ट्रॉन को ईजिली जाने नहीं देंगे, तो कंडक्टेंस घट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली मतलब पास नहीं होगी। ठीक है, और हमने सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा, मतलब फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल। ये जो कर्नल हिलेंगे ना पॉजिटिव कैटायन, इनकी वजह से रेजिस्टेंस होगा। इसके केस में देखो, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा, जैसे ही हम कंडक्टेंस बढ़ाएंगे ना बच्चों, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, और ज़्यादा टूटेगा, और ज़्यादा आयंस में टूटेगा, आयंस बढ़ेंगे। जैसे ही आयंस बढ़ेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, जो भी तुम्हारा मतलब आयंस बढ़ेंगे, तो जैसे ही आयंस बढ़ेंगे तो तुम्हारा क्या, कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस किसकी वजह से, आयंस की वजह से, है ना, कि जितने ज़्यादा आयंस उतने ज़्यादा कंडक्टेंस। तो जैसे ही आयंस बढ़ेंगे तो फोर्स कंडक्टेंस बढ़ेगा। और हाँ, इसके अंदर रेजिस्टेंस क्यों, अब बच्चों देखो, कोई भी कंडक्टर होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस तो होगा ना। इसके अंदर रेजिस्टेंस मालूम है किस वजह से होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस इस वजह से होता है, मान लो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है इसके अंदर। Na पॉजिटिव ये कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, Cl नेगेटिव एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ ऑक्सीडेशन करेगा। अब जैसे मान लो ये जा रहे हैं दोनों, अब और भी तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन होंगे, वो भी तो, जैसे मान लो Cl नेगेटिव इधर जा रहा है और भी सॉल्यूशन में Na प्लस का आयन है, तो कहीं ना कहीं उसको रोकेंगे जाने से,
पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी ना, तो आयन आपस में अट्रैक्शन वगैरह करेंगे, इस वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट करंट वगैरह में है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होने में। ठीक है, तो जैसे मान लो ये Cl नेगेटिव है, इस पे जा रहा है, ठीक है, ये एनोड पे, जैसे एनोड पे जाने लगा, रास्ते में Na+ मिले, वो इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में तुम्हारा ईजिली वो नहीं जा पाएगा, मतलब Cl नेगेटिव, तो उसी की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा सा जनरेट होगा। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस क्यों होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से, कि आयन्स वगैरह आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से करंट में थोड़ी सी रुकावट आती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, फिज़िक्स में तुम रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टिव वगैरह पढ़ते हो, रेजिस्टिविटी वगैरह पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में तुम कंडक्टेंस वगैरह पढ़ोगे, तो एक एक करके देखते हैं ये चीज़ें क्या है। बोर्ड में इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंपल चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड वगैरह जनरली आती हैं, है ना, इन पर जनरली न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो फिजिक्स में तुम मेटल्स वगैरह के केस में क्या पढ़ते थे, रेजिस्टेंस पढ़ते थे, करंट पास होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि मतलब किसी भी कंडक्टर वगैरह में जो भी तुम्हारी रुकावट पैदा हो रही है करंट को पास होने में, करंट को फ्लो होने में, वही है रेजिस्टेंस। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो अपने में से करंट को पास होने से रोकती है ना, कि मतलब रेजिस्टेंस तो तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होगे काफ़ी बार। ठीक है, अब बच्चों देखो रेजिस्टेंस क्या है, तुम्हारा रुकावट। अब इस हम जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में क्या पढ़ते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है कि मतलब कि किसी भी कंडक्टर में से कितना ज़्यादा करंट पास हो पाएगा, कि मतलब कितने ज़्यादा आयंस फ्लो हो पाएंगे, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। तो देखो कंडक्टेंस क्या है, ये ना रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट किसी भी मटेरियल में, कंडक्टर में। और कंडक्टेंस क्या होता है कि मतलब कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी ना। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से। ये किसका होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, जी इक्वल टू 1/r। ऐसा ही बोल सकते हैं, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कि जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। कि कंडक्टेंस मतलब किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें से कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। किसी का कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा, यानी कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना। ठीक है, जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जनरली रेजिस्टेंस की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है कंडक्टेंस की, देखो 1/ओम। ओम को ऊपर ले जाओ तो ओम इन्वर्स बोल सकते हैं, ओम को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, ओम इन्वर्स हो सकती है, या इसका मो भी हो सकती है। इसकी 3 यूनिट हो सकती हैं, ओम इन्वर्स या मो, ओम का उल्टा मोह। ठीक है, और एक तीसरी यूनिट हो सकती है सीमन, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी की कौन कौन सी यूनिट पॉसिबल है, ओम इन्वर्स, मोह, सीमन। ठीक है, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। कंडक्टेंस कुछ भी नहीं है, सिंपल कि कितना किसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। रेजिस्टेंस क्या, रुकावट, कंडक्टेंस उसी का उल्टा है। ठीक है बच्चों, अब बहुत ही बढ़िया। अब देखो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, है ना, कि रेजिस्टिविटी का देखो तुम ये पढ़ते हो, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रो L/A। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये रो वाली टर्म, तो इधर से रो का फॉर्मूला क्या हो गया, RA/L। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, R है रेजिस्टेंस, L है लेंथ एंड एरिया, और लेंथ है, मान लो कोई मटेरियल है जैसे तार है, L क्या है लेंथ इस मटेरियल की, एरिया क्या है, एरिया, और A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, इस मटेरियल का एरिया क्या है। ये फिज़िक्स की टर्म है, तुम्हें फिज़िक्स में बहुत अच्छे से शायद समझ आई होंगी, है ना। अब देखो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर देते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी कुछ भी नहीं है, रेजिस्टिविटी इज जस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है जब किसी मटेरियल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 हो। देखो रेजिस्टिविटी डिफाइन एज द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द मटेरियल, या फिर कंडक्टर बोल लो या मटेरियल कुछ भी, इज़ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। रो किसके इक्वल है, आर के। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस जब किसी भी मटेरियल की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सिंपल सी बात। यानी कि जैसे मान लो एक बहुत बड़ा मटेरियल है, अब मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों इसका रेजिस्टेंस क्या है, तुमने बोल दिया सर 5 ओम। ठीक है, अब मैंने तुमसे पूछा कि बच्चों बताओ इसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या होगी, तुम बोलोगे सर रेजिस्टिविटी कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस है इस छोटे से एरिया का, जब इस छोटे से एरिया का रेजिस्टेंस है जब इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ है 1 सेंटीमीटर। कि रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज़ जस्ट सिंपल रेजिस्टेंस जब किसी मटेरियल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये हो गया, और रेजिस्टिविटी को डिफाइन हमने इस तरह से कर दिया।
यूनिट्स ऑफ रो या रेजिस्टिविटी क्या होगी, देखो इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और है ना, और एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या बचा ओम सेंटीमीटर, या फिर इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट बच्चों जनरली क्या मीटर में होती है, ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर, सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख दो, या फिर तुम्हारा इस तरह से ओम मीटर, ओम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है बच्चों बहुत अच्छे। तो बच्चों ये सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। और हाँ जनरली ना हम सेंटीमीटर में ही हम लेके चलेंगे क्योंकि छोटे छोटे सॉल्यूशन होते हैं, तो जनरली हम सेंटीमीटर में ही बात करने वाले हैं। हालांकि ऐसा यूनिट मीटर है बट जनरली हम सेंटीमीटर में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे ये तुम्हारे सेल वेल होते हैं, तो इसलिए मीटर तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कंडक्टिविटी और देखते हैं। हाँ रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो भी देखते हैं जल्दी से ना बच्चों। देखो अभी तक हमने पढ़ा तुम्हारा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और तुम्हारा पढ़े हम कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या है रेजिस्टेंस का उल्टा, और ऐसी कंडक्टिविटी क्या है रेजिस्टिविटी का उल्टा, या फिर बोल दो हाँ रेजिस्टिविटी का उल्टा, है ना। अभी हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या देखा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का, तो सब चीज़ों को उल्टा कर दो, 1/रो 1/r एल बाई ए, ठीक है। और हाँ कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, के से, इस तरह के के से, इसको मतलब कप्पा बोलते हैं ना, कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा, है ना। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो 1/रो क्या है तुम्हारा कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी, 1/r तुम्हारा कंडक्टेंस जी, और हाँ और एल बाई ए को हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो एल बाई ए, देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में बात करते हैं कि फिज़िक्स वाली चीज़ में, और हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करते हैं कि जिसके अंदर हम कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की बात करते हैं ना। तो देखो इसके केस में एल और ए क्या होगा, एल तो तुम्हारा होगा इन दोनों के बीच, मान लो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, इसको हमने क्या बोल दिया एल। और ए क्या है तुम्हारा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ एरिया होगा। ए क्या है तुम्हारा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और एल क्या है तुम्हारा लेंथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। अब देखो एल और ए तो जनरली कांस्टेंट रहने वाले हैं। अब ये ना तो इलेक्ट्रोड का कुछ साइज वाइज जनरली बदलने वाला है सेल के अंदर अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि वैसे तो कॉमन ही रहने वाला है, हालांकि कुछ ना कुछ जमेगा वो तो बात ठीक है, बट वैसे इनका जो एरिया तो कांस्टेंट सा ही रहेगा ना। और हाँ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा, ऐसा थोड़ी कि कुछ देर बाद ही इलेक्ट्रोड इधर पहुंच जाइए, है ना। यानी कि डिस्टेंस और ये सब दोनों सेम रहने वाले हैं, यानी कि लेंथ भी सेम रहने वाली है, या डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम रहने वाला है, और इन एरिया भी इलेक्ट्रोड का सेम रहने वाला है। तो ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है, तो हमने इसको एक नया कांस्टेंट मान लिया एक्स क्या है तुम्हारा सेल कांस्टेंट। तो इधर से एक नया रिलेशन आ गया कापा इज इक्वल टू जी एक्स। कप्पा क्या है तुम्हारा कंडक्टिविटी, जी क्या है तुम्हारा कंडक्टेंस, एक्स क्या है तुम्हारा सेल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है, मेन फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला हमारे काम का है ये दोनों, ठीक है। अब देखो बच्चों इधर से हम कंडक्टिविटी की एक और भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, जैसे हमने रेजिस्टिविटी की निकाली थी। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस है जब तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कितना हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो देखो कंडक्टिविटी क्या है तुम्हारी, कंडक्टिविटी इज़ नथिंग जस्ट इट इज़ अ कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस है जब तुम्हारा लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया कितना हो जाए, एरिया भी इलेक्ट्रोड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इधर से कापा इक्वल टू क्या जी, जब तुम्हारी लेंथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर है और एरिया इलेक्ट्रोड का कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना। सिंपल सी बात, एक और हमारी बहुत बढ़िया डेफिनेशन आ गई, ठीक है बच्चों। और देखो अब मतलब तुम्हारा कंडक्टिविटी है क्या, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों के बीच में जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन होगा ना, वही तुम्हारा क्या है, जो भी सॉल्यूशन होगा जब तुम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका एरिया है, इन दोनों के बीच में जो भी उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन होगा ना, उसका जो भी कंडक्टेंस होगा वही तुम्हारा क्या है कंडक्टिविटी।
तो इधर से हमें है ना, तो देखो जैसे 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, तो इनका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। तो देखो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज़ अ कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, या फिर 1 ml सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, या तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल। तो कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन या 1 ml सॉल्यूशन। देख लो ऐसे भी देख लो, जैसे मान लो ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं क्यूब के फॉर्म में। मान लो कि ये दोनों, ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रोड है, ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। इन दोनों के बीच में एरिया जो है उधर इलेक्ट्रोलाइट आ गया, तो इसके अंदर जो पूरा एरिया आया, जो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट आएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ऑफ कोर्स 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए इंटू में ए, कि लाइक जितना तुम्हारा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ये सब 1 है, तो इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन या 1 ml सॉल्यूशन। और हाँ PDF में ना ये मैंने थोड़ा सा एरर है इन चीज़ों को लेके, जो इधर मिस्टेक मैंने करेक्ट करी है उसको प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात थी। अब हमारा मोलर कनेक्टिविटी और कल इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी देखते हैं और इनके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, तो मैं चीज़ें और बेटर वे में क्लियर होंगी। तो भी हमने आज क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस 1/r, रेजिस्टिविटी पढ़ी रो इज इक्वल टू R A/L, कंडक्टिविटी पढ़ी कापा इज इक्वल टू G/L/A, ठीक है। और हाँ इसकी यूनिट क्या होंगी कंडक्टिविटी की, देखो G की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स लिख दी, ठीक है। और तुम्हारी सेल L/A की क्या आ जाएगा इधर से, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर, ऐसी ऐसा यूनिट में मीटर इनवर्स है ना, इसको ये भी लिख सकते हैं सीमन मीटर इनवर्स। और जनरली कौन सी यूज़ करें न्यूमेरिकल में, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। जी की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स या फिर सीमन है ना। एल की यूनिट मान लो सेंटीमीटर है, और एरिया यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो इधर ये जाके क्या हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों सिंपल सी बात है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, कल न्यूमेरिकल करेंगे और समझ आएंगी, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। थैंक यू सो मच बच्चा लोगों।